हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमारी सोशलॉजी की यूनिट 4 के 2 लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण की चुनौतियाँ और समाजीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, या भारतीयों का समाजीकरण। इन दो टॉपिक्स को आज हम हमारे लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय खराब किए हुए। पहला जो हमारा टॉपिक है वह है वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, है ना। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। तो वैश्वीकरण की चुनौतियों को जानने से पहले हमें समझना होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है। आपने, वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन काहे का टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना, अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण से मतलब अ, उदारीकरण, निजीकरण और विनिवेशीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के कारण जब पूरा ग्राम, पूरा विश्व एक ग्राम के रूप में परिवर्तित हो जाए। फिर से समझिए कि वह प्रक्रिया जिसके कारण विभिन्न देशों की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें दुनिया की कोई भी सोसाइटिकल हो, कल्चरल हो, है ना, जो भी चीज़ें हों, उनकी क्या की जाती है, एकीकृत यानी इंटीग्रेट कर दिया जाए। सारी इकोनॉमी को आपस में जोड़ दिया जाए, निर्बाध रूप से बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी कस्टम्स के व्यक्ति आदान प्रदान करें, आए जाएं। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, एक देश दूसरे देश में आसानी से आ सकता था। और इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सबको अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना होता है। तो रहना जब एक दूसरे को दूसरी आवश्यकताओं पर है, तो क्यों हम आपस में बाधाएं अपनाएं? तो इसी संकल्पना को साकार करने के लिए वैश्वीकरण की संकल्पना आई। जैसे कि उदाहरण की समझिए कि भारत देश है, भारत की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए भारत ईरान, इराक, रूस, कतर, टर्की ऐसे देशों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वहां से पेट्रोलियम आता है। जबकि उन देशों के पास पेट्रोल है तो वह खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं के लिए भारत जैसे देशों पर निर्भर है। तो यह आदान और प्रदान चलता रहता है। तो वैश्वीकरण से आशय विश्व के विभिन्न देशों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों में निकटता तथा आदान प्रदान से है। समझ गए आप बातचीत? वैश्वीकरण क्या है कि विभिन्न देशों को आपस में एक करना, न केवल अर्थव्यवस्था के स्तर पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के वो एक दूसरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आवागमन कर पाए। चलते हैं अगली लाइन की ओर। अगली लाइन है कि वैश्वीकरण क्या है। आप फिर से समझिए, ये इंडिया है, इंडिया से आदान, इंपोर्ट, प्रदान, एक्सपोर्ट कहाँ को हो रहा है? वर्ल्ड को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बिना किसी बाधा के। तो इस ऐसे डायग्राम के माध्यम से भी आप अपना समझा सकते हैं कि आदान प्रदान हो रहा है बिना किसी बाधा के, भारत का विश्व में और विश्व का भारत में। तो ये कहलाएगा क्या? वैश्वीकरण। अब आपका टॉपिक है कि वैश्वीकरण से संबंधित चुनौतियां क्या है। देखिए, वैश्वीकरण चुनौतियां समझने से पहले आप ये समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में कैसे आई। भारत में वैसे तो प्राचीन काल में ही ग्लोबलाइजेशन था, हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे। हमारी ज्ञान परंपरा से अरबों ने सीखा गणित का ज्ञान, जिसको उन्होंने विश्व को फैलाया। हमने हमारे ज्ञान, हमारी वस्तुएं, हमारे कपड़े, हमारे रत्न, हमारा विज्ञान, सब कुछ दुनिया को दिया हुआ है। और दुनिया से भी हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो वो ग्लोबलाइजेशन का लेवल था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत से एक्सपोर्ट को क्या कर दिया? बैन कर दिया। भारत की कोई भी गुड्स जो है वो विदेशों में नहीं जाएंगी, तो वो बैन हो गई। और वहां से भारत में आ रही थी, एक तरफा व्यापार हो रहा था। तो क्या यह आदान और प्रदान के नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुई। इंडिपेंडेंस के बाद हमने संरक्षणवादी नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी, हम बहुत पीछे हो चुके थे। तो दुनिया के साथ हमारे उद्योग धंधों को संरक्षित करने के लिए हमने हमारी खिड़की दरवाजों को बंद रखा देश के।
क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनी आती तो हम अभी अभी तो उपनिवेश से आजाद हुए थे, हम आर्थिक रूप से उपनिवेश बन जाते विदेशी कंपनियों के। तो संरक्षणवादी नीति अपनाई, विदेशी कंपनियों का कोई यहाँ पर बहुत कम से कम रखा गया, सरकारी नियंत्रणों में उद्योग धंधे सेवाओं को रखा गया, जिस कारण आपको याद होगा कि 1991 के पहले अगर आपको मारुति की कार भी लेनी है तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्यों? क्योंकि सरकार एक निश्चित मात्रा में तय करती थी कि इतनी गाड़ियों का उत्पादन होगा, इतनी मात्रा में घड़ियां बनेंगी। तो जो घड़ी थी वो लग्जरी गुड्स मानी जाती थी, जो मारुति थी वो लग्जरी गुड्स मानी जाती थी, और सरकार एक निश्चित मात्रा में उसका उत्पादन करती थी या करवाती थी। तो ये क्यों था? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आती अपनी तकनीकों के माध्यम से, हमारे जो देश के पूंजीपति या उद्योगपति उभर कर आ रहे हैं वो तहस नहस ना हो जाए। लेकिन फिर आया 1991 का संकट, 1991 का एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि हमारे पास बहुत ही कम दिनों का रिजर्व बचा हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा हमसे, आईएमएफ ने कहा हमसे, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपको लोन देंगे, हम आपको गारंटी देंगे, लेकिन आप अपनी जो प्रोटेक्शन वाली नीति है उसको तोड़कर एलपीजी की नीति अपनाइए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेशीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये तीनों मिलकर कौन सी प्रक्रिया बनाते हैं? ग्लोबलाइजेशन की रास्ता साकार करते हैं। यानी उदारीकरण का मतलब क्या? कि आप अपने देश के आर्थिक नियमों को उदार कीजिए, कमजोर कीजिए, जिससे बाहरी कंपनियां और आपकी कंपनियां बाहर जा पाए। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्रों को मौका दीजिए, क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होना चाहिए, ये वाली चीज। डिसइन्वेस्टमेंट, आपने इतने सारे जो उद्योग खुद के खर्चे पर, एसेट पर खोल चुके रखे हैं, इसको बाहरी लोगों को मदद कीजिए। बाहरी लोग मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, सरकार की इक्विटी कम कीजिए। तो ये चीज करना, तो इन तीनों चीजों से किसका रास्ता निकलता है? ग्लोबलाइजेशन का रास्ता निकलता है, वैश्वीकरण का रास्ता निकलता है। तो यह क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसके संबंध से क्या क्या लाभ हुआ? इससे बहुत सारे लाभ हुए। त्वरित लाभ हुआ हमारे यहाँ, आप इसको सेक्टर्स में भी बांट सकते हो कि इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, आपके लिविंग लाइफ स्टाइल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव पड़े। इकोनॉमी की बात देखें तो हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ चुकी है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $650 बिलियन से ऊपर निकल चुका है। एफडीआई के मामले में हम टॉप 10 देशों के मामले में आ चुके हैं। विश्व व्यापार के मामले में टॉप 5 देशों के मामले में आ चुके हैं। हमारे यहाँ की सर्विस सेक्टर टॉप 3 के मामले में आती है। हम देश दुनिया की तीसरी पीपीपी के हिसाब से और 5वीं टोटल के हिसाब से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इकोनॉमी पर ये वाले प्रभाव पड़े हैं। समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो समाज और संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक, अब जो नकारात्मक प्रभाव है ना, वही वैश्वीकरण की चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसने हमारे देश को पैरों पर खड़ा होकर, पैरों पर खड़ा खड़ा तो देश हो चुका था, लेकिन दौड़ना सिखाया है वैश्वीकरण ने। और इस दौड़ते दौड़ते हमारे साथ कुछ हमें चुनौतियां भी मिली हैं। ऐसा नहीं है कि रोड साफ था, रोड में गड्ढे थे और वही गड्ढे हमारी चुनौतियां हैं। अब जो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव है वो आपके सिलेबस में है, और चूंकि ये सोशियोलॉजी का पेपर है तो समाज पर नकारात्मक प्रभाव इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सोसाइटी पर क्या नकारात्मक प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? तो हमें जो डिटेल में है वो पढ़ना है कहाँ पर? आपके इकोनॉमी वाले चैप्टर में। यहां पर हम समाज के दृष्टिकोण से चलेंगे। तो चलते हैं, चुनौतियां, चैलेंजेस क्या आई। देखिए, आर्थिक आधार पर बहुत ज्यादा असमानता व्याप्त हो गई, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी व्याप्त हो गई, अमीर गरीब के बीच, शहरी ग्रामीण के बीच, है ना। ये असमानता आय की बहुत ज्यादा है। ऐसा बोला जाता है कि देश की 75% जो प्रॉपर्टी है वो 20% अमीरों के पास रखी हुई है। अब सोचिए, 75% प्रॉपर्टी 75 रुपए है आपके पास, वो सिर्फ 20 लोगों के पास है, बाकी 25 रुपए 80 लोगों के पास है। कितनी बड़ी असमानता हो चुकी है। और इस प्रकार से दो वर्ग बन चुके हैं। क्या? एक अमीर और गरीब का वर्ग, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले देश में गरीब थे तो गरीब ही गरीब थे, अमीर थे तो अमीर ही अमीर थे। ऐसा नहीं था कि मतलब 2-4 इक्का दुक्का अमीर थे तो उनको हम श्रेणी नहीं मानेंगे, लेकिन अब एक क्लास स्पष्ट दिखाई देती है कि ये अमीर ही है, ये गरीब ही है ना। दूसरा, शहरी ग्रामीण के बीच अंतराल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ग्रामीण आज ठहर चुके हैं। ग्राम, एक मैंने आपको पुराने लेक्चर में भी दिखाया पढ़ाया था, ग्रामवाद या ग्रामीणवाद की अवधारणा में आपको बताया था कि गांव उस स्थान को बोलते हैं जो ठहर चुका है।
मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, विकास नहीं कर रहा है। जो सामाजिक वैल्यू पहले फॉलो की जाती है आज भी फॉलो की जा रही है, जो कच्चा रोड कल था वो आज भी है, जो संस्कृति पहनावा और बातचीत और बोलचाल जो कुछ भी तब फॉलो किया जा रहा था वो आज भी फॉलो किया जा रहा है। जबकि शहर दौड़ चुका है, आगे हो चुका है। शहर आप 5 साल बाद भी जाए तो पूरा बदला हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आई? तो ये वाली असमानता बढ़ चुकी है। दूसरा बहुत बड़ी चुनौती क्या है ग्लोबलाइजेशन की? नौकरी विस्थापन। नौकरी नहीं है, नौकरी है। नौकरी विस्थापन बढ़ा है, जॉब रिप्लेसमेंट, जॉब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज्ड। क्या हुआ? इससे परंपरागत रोजगार जो थे, अब देखिए तकनीक आ चुकी है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? तकनीकें आ चुकी हैं, एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका है और एग्रीकल्चर का मशीनाइजेशन हो चुका है, मशीनीकरण हो चुका है कृषि का। और कृषि के मशीनीकरण से तो जो ट्रेडिशनल जगह लोग संलग्न थे, अब सोचिए पहले एक खेत को काटने के लिए 100 मजदूर लगते थे, अब एक मशीन और एक ड्राइवर उस पूरे खेत को काट देता है। वो 90 लोग वो बेरोजगार हो गए। जिन दुकानों में बैठने के लिए लोग चाहिए थे वहां तुमने रोबोट वोबोट लगा दिए। सर्विसेज के लिए अलग अलग टीचर चाहिए थे, अब ऑनलाइन टीचर हो चुके हैं, है ना? आपको प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी ब्रोकर चाहिए होता था, लेकिन अब वो ऐप पे मिल जाता है। तो जो भी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट्स थी वो सब क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तुलना में रोजगार डिस्प्लेसमेंट हुए हैं उस तुलना में, उस कंपेयर में एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट नहीं हुई हैं, रोजगार बने नहीं है उसकी तुलना में। बहुत गहरी बात है ये, है ना? कि एक वो चलता है नौकरी विस्थापन का नियम, क्या कि एक क्षेत्र में रोजगार खत्म होता है तो अर्थव्यवस्था दूसरे क्षेत्र में रोजगार सृजन कर देती है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग से छोटे मोटे किराने व्यापारियों का रोजगार घट गया, एक सिद्धांत है, लेकिन इसने एक नया रोजगार का जन्म दिया, क्या? डिलीवरी बॉय का, है ना, कलेक्टिंग बॉय का। ये वाले रोजगारों का सृजन किया, लेकिन ये उसकी तुलना में कम है। जितने रोजगार घटे हैं उसकी तुलना में नए रोजगार नहीं बढ़े। ये बहुत बड़ी चुनौती है ग्लोबलाइजेशन की। तीसरा, पर्यावरणीय अवनयन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, आपका एफडीआई आती है, विदेशी कंपनी आपके यहाँ निवेश करती है, एमएनसी आती है, मल्टीनेशनल्स कंपनी आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है आपके यहाँ, औद्योगिकरण होता है। और इसमें पर्यावरणीय मूल्यों को कहीं ना कहीं मौद्रिक मूल्यों से तय कर दिया जाता है। और जब पर्यावरण का मौद्रीकरण कर दिया जाता है तो उसके प्रति जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना थी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एनवायरमेंट डिक्रीज होता जाता है। आप देखिए विश्व के टॉप 20 शहरों में, जो प्रदूषित 20 शहर है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ पर मिलेगा? भारत में मिलेगा। और ये पहले नहीं था, ये हाल ही में हुआ है। सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी है। जो 20 बड़े शहर प्रदूषित हमारे हैं, गंगा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। स्वच्छ AQI इंडेक्स आप जानते हो बहुत खराब, डेंजरस स्तर पर पहुंच चुका है भारत का। दिल्ली में तो ठंड में कुछ दिखता ही नहीं है, चाहे लाइट जला लो या पंखे, कुछ नहीं दिखता वहां पर, ठीक है ना? इसके बाद सांस्कृतिक रूप से भारतीय संस्कृति का पतन हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? पश्चिमीकरण हो चुका है। वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न पहनावा, वेस्टर्न खान पान, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, इन सबको लोगों ने फॉलो किया है। आपको याद होगा 1991 के पहले हमारे यहाँ मूवी बनती थी मदर इंडिया, कर्ज, है ना, और एक वो अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर। ऐसी मूवियाँ बनती थी जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होंगी, शहर की समस्याओं को दिखाती हुई मूवी बनेगी। लेकिन जैसे ही LPG हुआ तो शाहरुख खान की मूवी आई, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है लड़का, ऐसी मूवी दिखाई गई जिनमें बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, लोगों को विदेश दिखाया गया, वहां की कल्चर बनाएगी। तो वो समय के साथ हुआ ना परिवर्तन। तो उससे क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे उनमें उस चीज के प्रति आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि हर जगह तो वैश्वीकरण हुआ था, फिल्म से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। तो हमारे जो मूल्य थे, जैसे कि परिवार, संयुक्त परिवार अब घट चुका है, एकल परिवार में आ चुका है ना, और जो मूल्य है वो कम हो चुके हैं, नैतिकता का पतन हो चुका है। जो भी समस्याएं हैं वो इसी के बाद आई हैं। और एक चीज, मानवीय मूल्यों में कमी आने के साथ साथ मानवीय करुणा में भी कमी आ चुकी है, ये वाली बातचीत भी आ गई। इसके बाद विदेशी निवेश में निर्भरता। अब देखिए और FDI को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है, क्योंकि बाहर से कैपिटल आती है और उस कैपिटल का हम यूज करते हैं हमारी अदर चीज़ों में। और अगर वो कैपिटल नहीं आती तो समझा जाता है देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देश में आगे प्रगति नहीं होती। अगर वो नहीं आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये विदेशी निवेश में निर्भरता बढ़ जाती है। और जब कभी विदेश निर्भर वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं देते हैं तो हमें क्या हो जाता है? हम लो इनकम में आ जाएंगे, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसके बाद भुगतान संतुलन, संकुलन नहीं है, संतुलन। भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता, मतलब
भुगतान संतुलन समझते हो ना, आयात और निर्यात, जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसमें क्या रिलेशन है। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, तब आप नेगेटिव भुगतान संतुलन में रहते हैं। और जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम हो, मतलब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा हो, इंपोर्ट कम हो रहा हो, तब आप सकारात्मक भुगतान संतुलन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म लागू हुए तो भारत ने निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा किया है, हम नकारात्मक भुगतान संतुलन में है। तो ये भी समस्या की बात है, हम पर विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आर्थिक विषमता तो बढ़ी ही है, बताया हमने। सामाजिक अलगाव, ये भी बहुत बड़ी चुनौतियां है। सोशल आइसोलेशन, अब क्या हुआ, लोग व्यक्तिवादी हो चुके हैं, सामाजिकता का गुण उनमें समय समाप्त हो चुका है। व्यक्ति आपस में बात नहीं करते हैं, शहरी पद्धति, फ्लैट कल्चर वहां पे रहने लगे हैं, मोहल्ला कल्चर खत्म हो चुका है। अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, है ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में, अमीर और गरीबों में, इवन ऑक्यूपेशन में भी अगर परिवर्तन आ जाए तो भी, तो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, आइसोलेशन में आ चुके हैं। शहरों में इतना क्राइम है कि लोग किसी पर जल्दी आसानी से भरोसा करते नहीं, किसी की मदद नहीं करते, तो ये वाली चीज आ चुकी है। देशी उद्योगों को नुकसान हो चुका है। देशी उद्योगों को नुकसान कैसे हुआ कि एलपीजी के बाद जो एमएनसी आई, एफडीआई आया, टेक्नोलॉजी आई, उससे जितने भी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उन सब का क्या हो चुका है, ह्रास हो चुका है, वो सब पतन की स्थिति में आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये हुआ इस पर प्रभाव। छोटे तथा परंपरागत उद्योगों का ह्रास हुआ, मतलब वही आपकी जो जो हाथ से हथकरघा वाली मशीनें थी, घर में बनाने वाली लोहे की मशीनें हैं, चटाई झाड़ू बनाना, है ना, प्लास्टिक का घर में सामान बनाना, हाथ से बुने हुए कपड़े बनाना, ये सब पिछड़ चुके हैं। इवन कई जगहों पर नाश्ता सेंटर भी नहीं चलते अब, क्योंकि वेस्टर्न खाना आइटम खाने लगे, चाउमीन, नूडल्स, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें खा रहे, तो लोग पराठों को भूल गए, है ना, कहीं कहीं पोहे को भूल गए। इंदौर को छोड़ दो, इंदौर में तो आदमी खा रहा है, जलेबी नहीं खा रहा, भजिया नहीं खा रहा, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। इसके बाद वैवाहिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। अब ऐसा नहीं है कि विवाह विवाह 7 जन्मों का संबंध माना जाए, आसानी से टूटा जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है, उस स्थिति पर आधारित विवाह हो चुका है। भारतीय शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। इंडियन एजुकेशन जो पहले वैल्यूज पर आधारित थी, जो बहुत ही एक ट्रेडिशनल मेथड्स पर आधारित थी, जिसमें धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के साथ साथ नैतिक कर्मों की शिक्षा दी जाती थी, अब उसमें एक क्या हो चुका है, व्यवसायीकरण आ चुका है, उसमें निजीकरण हो चुका है। तो जिससे जो सेवा भावना थी शिक्षा में, वो भावना खत्म हो चुकी है, उसका क्या हो चुका है, मौद्रीकरण की भावना उसमें आ चुकी है। तो ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसके बाद सामाजिक विषमता में वृद्धि हो चुकी है ना, इंक्रीज इन सोशल इनइक्वालिटी, ये भी आ चुकी है, वही अमीर गरीब के बीच, यही सब चीजें हैं सामान्य सी। तो ये सब आपकी अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण की चुनौतियां हैं। आपको समझ में आया। अब इसके लिए हमें क्या किया करना चाहिए, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। एक पहला प्रयास किया, आपने अभी सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके बाद चलाया विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047। स्वदेश दर्शन योजना, अपने देश के बारे में जानो, पर्चा पर्चा करो, चर्चा करो, है ना। और लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए एक वो स्कीम चलाई है, इसमें 10,000 रुपए दिया जाता था। कौन सी स्कीम है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कौन सी स्कीम है वो। सामाजिक आर्थिक, उसके लिए कल्याण के लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना, इस प्रकार की योजना है। तो ये सब चीजें चुनौतियों से बचने के लिए सरकारी प्रयास है, जो आप लोग मन से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हमारा ये पहला टॉपिक हो चुका है, इस टॉपिक को भी कर ही लेते हैं। एक मिनट पानी दे।
चलिए अब हम हमारे आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। इसका नाम है समाजशास्त्र का भारतीकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। समझिए, सोशियोलॉजी जो आधुनिक समाजशास्त्र है, ये एक पश्चिम में जन्मा हुआ सब्जेक्ट है। अगस्त कांट नाम आपने सुना होगा, ऑगस्ट कांट फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद मिखाइल दुर्खेम, है ना, मिखाइल दुर्खेम आए, मैस्लो आए, बहुत सारे लोग आए। उन सारे लोगों ने सोशियोलॉजी को अपने अपने हिसाब से, मार्शल आए, मैकाइवर एवं पेज आए, ये बहुत सारे लोग आए हैं। इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से समाजशास्त्र को बताया। अब भारतीय समाज की जो प्रारंभिक व्याख्या की कि इंडियन सोसाइटी कैसी होती है, इंडियन सोसाइटी कैसी होती है और इंडियन सोसाइटी में क्या उसका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वह बताना, वह करना क्या कहलाएगा, समाजशास्त्र का भारतीकरण कहलाएगा। मतलब समाजशास्त्र का भारतीकरण से आशय समाजशास्त्र की अवधारणा के प्रयोग से भारतीय समाज, संस्कृति, धार्मिक स्थिति, परंपरा, रूढ़ियां आदि का अध्ययन करना। मतलब इंडियन सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जो भी कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो भी धर्म चला आ रहा है, जो भी सोसाइटिकल कंडीशंस चली आ रही हैं, उन सब का सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, समाजशास्त्र का इंडियनाइजेशन कहलाएगा। बहुत आसान चीज है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने बता दी। अब सोशोलॉजी का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे विकास हुआ, उस विकास क्रम को देखेंगे। और मुख्य समाज शास्त्री कौन रहे हैं भारत के। देखिए, भारत में जो मुख्य सोशोलॉजिस्ट रहे हैं वह रहे हैं राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास जीएस घुरिये, फादर जीएस घुरिये सबसे मुख्य समाजशास्त्री रहे हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास, है ना, ये लोग भारत के मुख्य वो रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को भारत में फेमस बनाया है, रिसर्च किया है। ये सब लोग भारत में मुख्य समाजशास्त्री हैं। अब कैसा होता है ये देखिए, भारतीय समाज है, भारतीय समाज का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, समाजशास्त्र का भारतीकरण कहलाएगा। मतलब भारतीय समाज का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन क्या कहलाएगा, समाजशास्त्र का भारतीयकरण कहलाएगा। यही तो आपकी हेडिंग है, यही आपको समझना है कि सोशोलॉजी में भारतीय समाज का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन, स्टडी क्या कहलाएगी आपकी, समाजशास्त्र का भारतीयकरण कहलाएगा। अब देखिए, भारत में समाजशास्त्र के भारतीयकरण के महत्वपूर्ण पहलू या कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ भारत में समाजशास्त्र का। सबसे पहले ग्रेजुएशन प्रारंभ हुई 1914 में। सोशोलॉजी में जो ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई वह हुई 1914 में बम्बई यूनिवर्सिटी से, बम्बई विश्वविद्यालय से सबसे पहले ग्रेजुएशन प्रारंभ हुई है 1914 में। तो यानी ग्रेजुएशन सबसे पहले, आपके 2 नंबर का फैक्ट आ सकता है, बम्बई यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ग्रेजुएशन प्रारंभ हुआ है सोशोलॉजी में। इसके बाद सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट 1919 में वही बम्बई यूनिवर्सिटी, तब आज का बम्बई तब का बम्बई, बम्बई यूनिवर्सिटी में सबसे पहला समाजशास्त्र का विभाग 1919 में बनाया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष थे पैट्रिक गैडिस। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष, पैट्रिक गैडिस। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था आपको, जब समाजशास्त्र का विकास पढ़ा था, पहला दूसरा लेक्चर होगा, वहां भी पढ़ाया था, यूट्यूब पे नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाया था। इसके बाद द्वितीय अध्यक्ष कौन बने, गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये, इंडिया में फादर है सोशोलॉजी के। कौन है, गोविंद सदाशिव घुरिये। इनका आपने आदिवासी वाली किताब में इनका नाम सुना होगा। इन्होंने आदिवासियों को क्या बोला है वह आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। जीएस घुरियो ने आदिवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है वह आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं समाजशास्त्र के जो जनक है, वर्ल्ड वाइड समाजशास्त्र के जो जनक है वह कौन है, ऑगस्ट काम्ट। मैंने बताया था आपको, अगस्त काम्ट पुस्तक है इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी, जो वर्ल्ड वाइड समाजशास्त्र के जनक हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कौन है इसके फादर, अगस्त काम्ट है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। और भारत की जो पहली महिला समाजशास्त्री है, वुमेन सोशोलॉजिस्ट है, वह कौन है, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे, ये कहाँ पर, पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी के, महाराष्ट्र में ही चल रहा है समाजशास्त्र का काम। भारत में जनक कौन है, प्रोफेसर जीएस घुरिये, वही गोविंद सदाशिव घुरिये। देखिए, समाजशास्त्र 2 विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा फेमस रहा, एक तो बंबई विश्वविद्यालय
और दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी और यहां से GS घूरिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि भारत में समाजशास्त्र को फेमस कराने में लोगों का हाथ रहा। अब देखिए समाजशास्त्र के भारतीयकरण के महत्वपूर्ण पहलू क्या है ना। जो समाजशास्त्र के सोशोलॉजी के डेवलपमेंट के मेन एस्पेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कि समाजशास्त्र का क्यों अध्ययन किया गया भारत में, उसका क्यों भारतीयकरण किया गया, इंडियनाइजेशन करने के पीछे क्या रीजंस थे, और कर दिया तो उससे क्या बना, उससे क्या लाभ मिला। उससे ये लाभ मिला क्योंकि पहले जो सोसाइटी का अध्ययन हो रहा था वह वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट की नजरों से हो रहा था। तो उन्होंने भारत को वैसे ही देखा जो उन्हें दिखता था। वेस्टर्न वाला आएगा वह भारत में कंपेयर कहाँ से करेगा, वह कंपेयर करेगा यूरोप के समाज से, ब्रिटिश की समाज से, जर्मनी की समाज से। मैं अगर मान लो मैं अगर कनाडा से आऊं और भारत के गांव में घूमूं तो मैं इंडियन विलेजेस को कनाडा की विलेजेस से कंपेयर करूंगा और मुझे यहाँ कमियां ही दिखेंगी। तो वेस्टर्न सोसाइटीज ने यही किया, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट ने यही किया। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज को अनपढ़, जाहिल, ढोर, गंवार ये सब बताया। उन्होंने कहा ये पढ़े लिखे नहीं है, इनमें कोई कल्चर नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कमियां ही कमियां गिनाई। तो इसीलिए आवश्यकता हुई कि समाजशास्त्र का भारतीयकरण किया जाए, जिससे भारतीय समाज के वास्तविक पहलू समझ में आए, ना कि तुम तुलनात्मक पहलू समझ में आए। बातचीत समझ में आई ना कि क्यों समाजीकरण किया गया, कि हमें हमारी भारतीय समाज के वास्तविक पहलू जो रियल फैक्ट्स हैं उनका प्रचार करना है, ना कि यूरोपीय चश्मे से देखी हुई तुलना का अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो समाजशास्त्र के भारतीयकरण के जो महत्वपूर्ण पहलू थे, सबसे पहले ये कि स्वदेशी ज्ञान का समावेश हुआ, है ना। स्वदेशी ज्ञान का समावेशन हुआ। समाज में जो आयुर्वेद वाली प्रथा चल रही थी, अगर कोई गोरा यहाँ पर देखे कि कैसे भारतीय ये सुबह शाम पत्ते खाते रहते हैं, लग जाए तो दवाई की जगह हल्दी लगा रहे हैं, उसको समझ में थोड़ी ना आएगी वो चीज। लेकिन हमें पता है ना कि हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, है ना, एंटी बैक्टीरियल होती है वो हल्दी, एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं उसमें, है ना। चाय पीने से सर्दी ठीक हो जाती है, ये हमें पता है। तो ये हमारे समाज में लोग चाय पीने पर, अगर कोई सर्दी में चाय पिएगा तो विदेशी आदमी तो कहेगा पागल है आदमी, पैरासीटामोल खाओ। हम कहेंगे चाय पियो यार, सब सही हो जाएगा, लहसुन सूंघ लो सही हो जाएगा। तो ये आयुर्वेद का ज्ञान, स्वदेशी ज्ञान का समावेशन यहाँ से हुआ। ये वाली चीज, इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलने शुरू हुई। दूसरा, विविधता को पहचान। विविधता को पहचान मतलब क्या, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय त्योहार, क्षेत्रीय लोग, क्षेत्रीय जन, इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया। नहीं तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों ने, आपको याद होगा 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों को 2 भागों में बांट दिया, लड़ाकू और गैर लड़ाकू। उनको सिर्फ इतना ही पता था, उन्होंने एक हिंदू लॉ बना दिया, एक मुस्लिम लॉ बना दिया, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदुओं में भी कितने सारे संप्रदाय हैं, उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनके सोशोलॉजिस्ट ने यही जाना कि जो अल्लाह को मानते हैं वो मुस्लिम है, जो भगवान को मानते हैं वो हिंदू है, बस, इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो जैसे ही भारतीयकरण हुआ समाजशास्त्र का, तो भारतीय समाज में जितनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे जो कल्चर्स हैं, इतने सारे जो फेस्टिवल्स हैं, उन सबको रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया। फोकस ऑन सोशल इशू, जो भी सामाजिक मुद्दे थे उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। समाजशास्त्र के भारतीयकरण से जो भी सामाजिक मुद्दे रहे होंगे, जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता, है ना, इसके बाद बाल विवाह, शिशु बालवध, महिला को शिक्षा न देना, ये सारी चीजें, इन सारे सोशल इश्यूज पर ध्यान दिया गया। पद्धतिगत नवाचार हुआ प्रारंभ। पद्धतिगत नवाचार मतलब क्या, स्टेप वाइज इनोवेशन प्रारंभ हुए, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तभी शुरू हुए जब इंडियन सोशलिस्ट ने बताया कि यार तुम्हारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वह विकास की है, डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट लोगों को पता ही नहीं है, वो जिंदा रहने को ही विकास मान रहे हैं। और ये समाज की सबसे निकृष्टतम स्तर है कि जब व्यक्ति जिंदा रहने को ही विकास मानने लगे। तो क्रमबद्ध एक इनोवेशन प्रारंभ हो चुके थे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी की समस्या सोसाइटी के लोगों को पता चल चुकी थी। इसके बाद अंतः विषम परिप्रेक्ष्य क्या था, मतलब ये क्या था, क्रॉस कॉन्ट्रेक्ट परिप्रेक्ष्य। अब देखिए इसके पहले क्या होता था, जो भी समाज में सरकार को मन किया वो काम कर दिया, लेकिन अब एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब के आधार पर उस क्षेत्र की समस्याओं को समझा जाने लगा। मान लो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में सूखा क्यों है, बुंदेलखंड में पानी की कमी क्यों है, क्या ये ऐतिहासिक वजह से है, क्या ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है, क्या ये लोगों के पानी के अतिदोहन की वजह से है, क्या ये ऐतिहासिक रूप से ही इतना सूखा था,
क्या ये अभी इतना सूखा हुआ है, क्या लोगों ने पानी इतना खींच लिया, या यहाँ मानसून की विफलता है? तो ये कैसे पता चलेगा? जब आपको वेरियस सब्जेक्ट्स का ज्ञान होगा। तो इन वेरियस सब्जेक्ट्स का ज्ञान इस सोशलाइजेशन के बाद ही लोगों ने मिश्रित करके ये वाली नई विचारधारा शुरू की। इसके बाद वैश्विक जुड़ाव, इंडियन सोसाइटी और वर्ल्ड कम्युनिटी, इन सब का ग्लोबल कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई सोशलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी की वजह से। और हम वहाँ की अच्छी बातों को हम उनसे सीखे और हमारी अच्छी बातों को विश्व ने हमसे सीखा। जैसे ध्यान, योग, ये सारी चीजें विश्व आज अपना रहा है। ये हमारी सोसाइटी की बात है, क्योंकि हमने उसे रिकॉग्नाइज दिया, हमने उसे कहा कि ये हमारी भी चीज है। ठीक, तो ये फायदे हैं, ये लिखना है आपको। और इसके बाद पहले क्या हो रहा था, जब हम वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हमारे यहाँ का अध्ययन कर रहे थे, एक उनकी नज़र से देख रहे थे, तो हम वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न फिलोसफी और सबको सुपीरियर मानते थे कि जो अंग्रेज करते हैं वो बढ़िया करते हैं। लेकिन हमने जब हमारा स्वतंत्र अध्ययन किया, फिर हमने हमारे उससे उनकी तुलना की, तो हमको आलोचनाएं उनकी भी समझ में आई कि उनका आदमी खुश नहीं है, वो भौतिकवादी है, हम आध्यात्मिकवादी हैं। हम परिवार के साथ रहना जानते हैं, वो परिवार के बिना रहना जानते हैं। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से सीखने में पता चली, जब हमने हमारी सोसाइटी का क्या किया, सोशलाइजेशन किया। स्वदेशी भाषा को बढ़ावा मिला, हमारी इंडोजिनियस लैंग्वेज को बढ़ावा मिला, क्योंकि भाषा को पहचान मिल चुकी थी। इसके बाद सांस्कृतिक विरासत संरक्षण व सामुदायिक जुड़ाव, मतलब जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है और जो भी हमारी कम्युनिटी की एंगेजमेंट है, वो सब बढ़ी है। काहे से? इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी से। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, 10 नंबर का क्वेश्चन। अब क्या महत्व है? अब देखिए, जो पहलू है ना भारतीयकरण के, समाजशास्त्र के भारतीयकरण के जो भी पहलू है, जो भी एस्पेक्ट्स है, वो ही उसके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। कैसे? समझिए कि आपने भारतीय समाज को अध्ययन किया और भारतीय समाज को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझा, तो आपको समस्या समझ में आ गई, आपको महत्व समझ में आ गए, आपको लाभ समझ में आ गए, आपको विशेषताएं समझ में आ गई, आपको वास्तविक जड़ मूल तत्व का पता चल गया। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ? इसका पहला इंपॉर्टेंस यही हुआ कि भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का आपको पता चल गया कि समाज आखिरकार चल कहाँ रहा है किस गर्त में। अगर आप उसका अध्ययन ही नहीं, आप अगर आंसर राइटिंग नहीं करोगे, टेस्ट नहीं लिखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट में टिक नहीं मारोगे तो आपका पता ही नहीं चलेगा। तो वही चीज है, जब हमने समाजीकरण किया भारतीय समाज का, तो हमें समझ में आया कि हमारी रियल स्टेटस कहाँ है। जो हमारी कुरीति अंधविश्वास है उनके बारे में पता चला। संयुक्त परिवार विघटन की जानकारी मिली। हमने जब समाजीकरण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज का अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि हमारी जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर चला आ रहा है, वह धीरे धीरे अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हो रहा, मतलब कम होता जा रहा है। शब्दों पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खत्म नहीं हुआ है, कम हो रहा है ना। वरना पश्चिमीकरण के दुष्प्रभाव, पहले तो सब अच्छा लग रहा था, सावन के अंधे को सब हरा हरा लगता है, अमेरिका घूम के आए, सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है। लेकिन जैसे ही अब हम एक समय के बाद हमने पश्चिमीकरण को एंजॉय किया, तब हमें समझ में आया। कोरोना के बाद आपको समझ में आया था ना, कोविड जब हुआ तब आपको समझ में आया काय का महत्व, आयुर्वेद का महत्व, आपको समझ में आया समय का महत्व, आपको समझ में आया परिवार का महत्व। क्योंकि अगर परिवार के लोग ना हो तो ना तो कोई दोस्त काम आ रहा, ना कोई मित्र काम आ रहा, अंत में कौन काम आ रहा, परिवार काम आ रहा। तो ये वेस्टर्नाइजेशन ने जो ये एलोपैथी और ये टाइम कंज्यूमिंग और ये सब चीजें दे रखी थी, आपके दिमाग में फुतरू छोड़ रखे थे, वो सारे खत्म हो गए। आपको सब समझ में आ गया, दुष्प्रभाव समझ में आए। पलायन की स्थिति को रोकने में समाजीकरण से आपको पता चलता है कहाँ से लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उनको काम करवाइए, उनको एक जगह पर स्थिर रखिए। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, नगर विकास और शिक्षा संबंधी नीति बनाने में, मतलब समाजीकरण जब हमने किया, समाज की स्थिति का पता चला, तो हम वहां से उससे संबंधित स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हैं। नई पीढ़ी को ज्ञान का संचार कराने के लिए, जो भी न्यू जनरेशन आ रही है उसको हम नॉलेज दे सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। ठीक है, अब हमने समाजीकरण किया, भारतीय समाजीकरण किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। समाजशास्त्र के भारतीयकरण में कुछ कमियां भी रह गई, अभी भी कमियां हैं और आगे सही हो सकती है। जो कमियां हैं उन्हीं को सुधार तो सुझाव हो जाएंगे। कमी क्या है? सबसे पहले कि हमने साइंटिफिक मेथड्स का भी अभाव है। हम जो भी तरीके से समाज शास्त्रीकरण करते हैं
सोशलॉजिकल जो भी इंडियनाइजेशन, इंडिया का सोशलाइजेशन जो भी करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, उसमें साइंटिफिक मेथड का अभाव है। हम पूर्वाग्रह से, पूर्वावधारणाओं के आधार पर, सुनी सुनाई बातों पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, पहुंच के साधनों के अभाव पर धारणाएं बनाकर ये सब तरीके से करते हैं, साइंटिफिकली अप्रोच नहीं बनाते। दूसरा, हम विदेशी प्रभाव में अभी भी हैं। हमारे जो अध्ययन के तरीके हैं, तुलना के जो तरीके हैं, वो भी कैसे हैं, फॉरेनर के जैसे हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का उदय ही विदेश में हुआ है, तो हम उन्हीं सिद्धांतों के पालन करके अपने देश का समाजशास्त्रीकरण कर रहे हैं। दूसरा, समाजशास्त्रियों की कमी, सोशलॉजिस्ट की कमी है हमारे यहाँ, योग्य सोशलॉजिस्ट की कमी है। उंगलियों में गिने जा सकते हैं, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, है ना, ये कुछ 3-4 लोग हैं, इनका आप उंगलियों में नाम गिन लो, यही लोग हैं। इसके बाद भारतीय समाज के सकारात्मक तत्वों को उजागर करना, मतलब विसंगति क्या है कि ये लोग नकारात्मक, सकारात्मक नहीं नकारात्मक, कैसे, क्योंकि भारतीय जो सोसाइटी का है, जो मेनली स्टडी किया है वह किया है किसने, फॉरेनर्स ने। तो उन्होंने हमारे यहाँ के नकारात्मक तत्वों को ही उजागर किया है कि ये सोसाइटी में लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, पढ़ते नहीं है, सब स्वच्छता से नहीं रहते, परिवार में 50-50 लोग रहते हैं, है 2-3 शादियां कर लेते हैं, इस प्रकार के नकारात्मक, अच्छी चीज़ों को नहीं देखा उनने, क्योंकि हमें भी दूसरों में क्या दिखता है, बुराई ही दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। प्रमाणिक स्रोतों का अभाव है, सही बात है, हमारे यहाँ के जो ऑथेंटिक सोर्स है या तो वो आक्रांताओं के द्वारा जला दिए गए, या तो वो आज पढ़े नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस का अभाव रहता है। और भारतीय डाइवर्सिटी के कारण जो एक जनरलाइज थ्योरी ऑफ इंडियन सोसाइटी है, उसको बनाना बहुत ही कठिन साबित हो चुका है। आप देखिए, आपने सुना होगा कि कोस कोस में वो बदले घाट घाट में पानी, एक वो कहावत चलती है ना कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी, है ना, ऐसा कुछ चलता है। तो इतनी डाइवर्सिटी है कि हम इंडियन सोसाइटी के बारे में एक जनरल राय परसेप्शन बना ही नहीं सकते। आप सोचो, साउथ इंडिया देख लो, वहाँ महिलाओं को अधिकार अच्छे हैं, पुरुषों को अधिकार अच्छे हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा है। आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की तरफ आ जाएं तो महिलाओं की स्थिति पता होती दिखती है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं तो महिलाएं पावर में आ जाती हैं वहाँ पर। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति खराब है या इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति अच्छी है? क्योंकि हर जगह कुछ अलग अलग चल रहा है। कहीं पर एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कहीं पर नहीं है। कहीं पर धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। कहीं पर पूरे लोग शाकाहारी है, कहीं पर पूरे लोग मांसाहारी है। तो ये पूरा एक जनरलाइज थ्योरी तो हम इंडियन सोसाइटी के लिए बना नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। जबकि और देश क्या होते हैं, वहाँ एक समान नस्ल के लोग मिलेंगे, या एक ही मोनोलिथिक धर्म के मिलेंगे, या एक ही प्रजाति के मिलेंगे, तो उनकी एक प्रकार की चीज़ें, एक समाज की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे नस्लीय विविधता भी है, प्रजातीय विविधता भी है, जातिगत विविधता है, धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, और भाषागत विविधता है, बहुत सारी विविधताएं हैं। तो एक जनरल थ्योरी बनाना बहुत कठिन है भारत में, ये भी एक विसंगति है। इसके बाद बस इतना ही है। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियां, चैलेंजेस रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, और समाजशास्त्र का भारतीकरण। आप हमारे प्लेलिस्ट में हमारे पुराने लेक्चरों को भी देखिए और बने रहिए फास्ट एकेडमी के साथ। धन्यवाद।